देखिए, अगर आपने अभी तक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और अभी तक आपने ये नहीं समझा है कि हमारा बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आने वाला है, उसमें क्वेश्चन किस तरीके के आने वाले हैं और अब हमें बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के लिए क्या करना है और कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है, तो इसके लिए बोर्ड एग्जाम से पहले आपके लिए देखिए मैं हर एक सब्जेक्ट के स्पेशल पेपर लेकर आ रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन पेपर को डेली बेसिस पर लगातार देखते हो तो भाई गारंटी इस बात की है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इजीली 85 प्लस नंबर आ जाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप इन पेपर को डेली बेसिस पर लगाते हो। ठीक है, हर एक पेपर में सेम उसी तरीके के क्वेश्चन है जिस तरीके के आपके बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस पेपर को स्टार्ट करते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए और दिखाने के लिए अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल इस पेपर को आप समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है कि जो पेपर आता है वो सभी को पता है कि 70 नंबर का आता है और 3 घंटे 15 मिनट के अंदर पेपर हमको कर लेना है। ये तो हो गई बेसिकली जानकारी। इसमें मोटी मोटी जो जानकारी वो ये है कि इसमें भैया 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए आता है और सेक्शन बी आता है। 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए आता है और सेक्शन बी आता है। सेक्शन ए की अगर मैं बात करता हूँ, सेक्शन ए की, तो इसमें आपके पूछे जाते हैं एमसीक्यू, एमसीक्यू पूछे जाते हैं और टोटल कितने नंबर के आते हैं, तो टोटल आते हैं ये आपके 20 नंबर के। यानी भैया अगर आप सेक्शन ए को अच्छे तरीके से करते हैं बोर्ड एग्जाम में तो ये मान के चलिए कि आपके 20 नंबर कहीं नहीं गए, बहुत ही आसान तरीके से आपके 20 नंबर आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए ये समझिएगा कि जो पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में वो कौन सा पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न जो आपके एग्जाम में सेक्शन ए में आएगा वो कौन सा आएगा, देखिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द इक्वेशंस दैट फॉलो। यानी आपके पेपर में जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा सेक्शन ए से वो आएगा पैसेज को लेकर के, यानी आपके एग्जाम में एक पैसेज पूछा जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आएंगे और ये जो पैसेज होगा ना आपने अभी तक कभी भी देखा नहीं होगा इंग्लिश में। ठीक है, ये एक नया पैसेज होगा, अनसीन समझ सकते हो कि इससे पहले आपने इसको कभी नहीं पढ़ा होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक पैसेज है, आप इसको पढ़ेंगे, जैसे दे रखा है, पूरा मत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स अकबर इज द मोस्ट सेकुलर in the sense that while other Mughal emperors that how of their religion सेक्ट आर ट्रिबल। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। फिलहाल ये जो आपका दे रखा है ना, ये एक पैसेज मैंने ऐसे उठा लिया है रेंडमली आपको समझाने के लिए। ठीक है, आपके एग्जाम में जो पैसेज आएगा उसको आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। तो चलो इसके क्वेश्चन को आपको पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए और आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करने हैं। चलिए अभी यहाँ देखिए, ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पर नजर डालिए। यहाँ लिखा हुआ एज द मुस्लिम्स ही इनिटेड अ रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन इलाही। ऐसा पूरा पढ़ लेंगे आप तो लास्ट में लगभग यहाँ तक पूरा खत्म होता है कि पंडित नेहरू वाज सॉवर्ड लेविस प्रेजेस ऑन अकबर। ठीक है, प्रेज ऑन अकबर। तो इस तरीके से कुछ आपका ये पैसेज दे रखा है, अच्छे से एकदम आप एग्जाम में जब आएगा तो आप पढ़ लेना। अब मोटी बात यह है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि भाई आपको देखिए ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स हु इज द मोस्ट सेकुलर। अब देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जो एकदम हूबहू इसी में से पूछ लिया जाएगा इस पैसेज से। जैसे इसमें पूछ दिया गया ऑफ ऑल मुगल एम्परर हु इज द मोस्ट सेकुलर, मतलब जितने भी एम्परर में मुगल थे उसमें सबसे सेकुलर मुगल कौन था। तो अकबर थे कि औरंगजेब थे कि शाहजहां थे कि जहांगीर थे। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन आपसे रिलेटेड एकदम ऐसे ही इस पैसेज से पूछ लिया जाएगा जैसे कि इसमें पूछ दिया गया। अब इसका आंसर आपको कैसे पता चलेगा, इसका आंसर आपको तब पता चलेगा जब आप लोग इस पूरे पैसेज को एकदम इसकी स्टोरी को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको क्या है इस पूरे पैसेज में समझ में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका राइट आंसर वैसे मैं आपको बता देता हूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर। इसका राइट आंसर क्या होगा, अकबर। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको सेकंड नंबर देखिए यहां दे रखा है दीन ई इलाही वाज फाउंडेड बाय। अब देखो दीन ई इलाही वाज फाउंडेड बाय, तो ही इनेटेड अ रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन ई इलाही। ही हैड मैनी हिंदूज किंग्स एज हिज फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि दीन ई इलाही वाज फाउंडेड बाय औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां।
ठीक है। तो ये किसके द्वारा फाउंडेड यानी किसके द्वारा ये बनाई गई थी, ठीक है। तो आप लोग जब इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसमें जो अकबर थे उन्होंने अधिकतर सारे कार्य किए थे, तो इसका राइट आंसर भी अकबर हो जाएगा। मेरी बात यह है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं पैसेज से वो कैसे पूछे जाते हैं आपको वो ध्यान से समझना है। और जिसने भी इस वीडियो को एकदम यहाँ से शुरू से लगाकर एकदम अंत तक देख लिया ना, तो ये समझिए कि उसको ये पेपर पैटर्न और इसके आए हुए क्वेश्चन सब कुछ समझ में आ जाएगा और वो ईजिली बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 85+ नंबर आसानी से ला सकता है, ठीक है। फिलहाल तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि हाउ मैनी ज्वेल्स वेयर इन अकबर कोर्ट, 5 ज्वेल्स, 6 ज्वेल्स, 9 ज्वेल्स की 10 ज्वेल्स। तो इसका जो आंसर है वो भी आपको इसी पैसेज से मिल जाएगा, ठीक है। जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ोगे तो ऑप्शन चेक करना है आपको कि कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, और आप जब ऑप्शन चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका आंसर पैसेज से मिल जाएगा। जैसे कि इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 9 ज्वेल्स, 9 ज्वेल्स का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए पूरा जो पैसेज है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पर ये समझना है कि पैसेज से क्वेश्चन कैसे आते हैं और वो मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई साहब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं ग्रामर से वो कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि जो ग्रामर होती है आपके बोर्ड एग्जाम में उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती कि ग्रामर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए आप सभी लोग कि ग्रामर से कैसे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ पर देखिए 4 से लगाकर 8 तक क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन आप बताइए। यहाँ पर प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है बताइए। मेरे हिसाब से ये आप लोगों का एक सेंटेंस का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। सेंटेंस का क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ स्पीच का है, तो पार्ट ऑफ स्पीच का है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच का क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया गया। तो इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग, फ्रॉम होगा कि सिंस होगा कि गेव होगा कि गिविंग होगा। देखो सबसे पहले तो ये दोनों तो आपके बिल्कुल भी नहीं होंगे, गेव और गिविंग। फ्रॉम और सिंस में से कोई एक सही है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग फ्रॉम मॉर्निंग या सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग यानी भैया आपका निश्चित है, तो इसमें क्या लगेगा, सिंस लगेगा। तो दैट्स क्लियर, इसमें सिंस आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन, ही इज हेल्पफुल टू मी, he is helpful to me, change into future indefinite tense। माय डियर स्टूडेंट यहाँ दे रखा he is helpful to me। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में। ये आपका सिंपल दे रखा है और इसको फ्यूचर में बदलना है। तो सबसे पहले फ्यूचर में क्या होता है, विल आता है, ठीक है, सेल आता है और दैट्स इसके बाद विल बी, सेल बी, विल हैव, सेल हैव, दैट्स आते रहते हैं आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। मेन चीज़ है जो टेंस है वो आपको बदलना है फ्यूचर में। तो सबसे पहले वाज तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये बिल्कुल आपका सही होगा। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि विल और सेल जो होती है इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो दैट्स इस वजह से ये बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल सही लगाएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि कुछ सेंटेंस दे रखे हैं उनको आपको सही करके लिखना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे बोलता हूँ क्या तुम खाना खा रहे हो, मैं तुमसे बोल दूँ कि खाना तुम क्या खा रहे हो, या फिर तुम्हें खाना खा रहा है। तो ऐसे करके मैं कुछ अलग उधर उधर शब्द दे दूँ और आपसे कहूँ कि इसका सही मतलब बताओ, इसको सही करके बताओ। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही है आपको वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए आपको 4 सेंटेंस दे रखे हैं भाई, 1 2 3 4। अब इनमें से कोई एक सही है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। इसमें से कोई आपका एक ही सही है, बताइए कौन सा सही है। एल्डर्स वी ग्रेट शुड फॉर हैव रिस्पेक्ट अवर, या फिर रिस्पेक्ट वी शुड ग्रेट अवर फॉर एल्डर्स, या फिर अवर ग्रेट एल्डर्स फॉर वी हैव रिस्पेक्ट शुड, फिर वी शुड हैव। अब देखो इसको अगर आप पढ़ोगे, ऑप्शन नंबर 4 को अगर आप पढ़ोगे तो इसमें प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब आई है,
फिर आपकी मेन वर्ब आई है, फिर इसके बाद आपकी कुछ प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और फिर अदर वर्ड आए हुए हैं। इस प्रकार से अगर आप और की उपेक्षा इसकी तुलना करोगे तो ये सेंटेंस मुझे ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखेंगे आवर ग्रेट एल्डर, तो इसमें कहीं से सब्जेक्ट नहीं नजर आ रहा। सर रिस्पेक्ट वी शुड, वी आपका सब्जेक्ट था जो बीच में चला गया, अब वी यहाँ सब्जेक्ट है, ये भी बीच में चला गया, तो यहाँ पर वी सब्जेक्ट सबसे पहले आ रहा है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही, फिर मेन वर्ब आ रही है और फिर इसके बाद आपका जो एडजेक्टिव है वो आ रहा है और फिर अदर वर्ड आ रहा है। तो इस वजह से क्या करना है कि जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपको कोई सही सेंटेंस ढूंढना रहता है, तो उसमें सबसे पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब है, फिर एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और इसके बाद एज टी चीज़ें हैं, तो वो आपको ऑप्शन सही लगाना है। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा और इसको हम लोग रीऑर्डरिंग या फिर रीअरेंजमेंट सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चंस को गलत क्वेश्चन को गलत करना होता है, जो सही होता है वो एक होता है और उसी को सही करना होता है। जैसे कि ये तीनों के तीनों गलत थे और ये वाला सही था। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो चीज़ समझा रहे हैं वो समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मिस स्पेल्ड। अब देखिए मिस स्पेल्ड का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारी मीनिंग दे रखी हैं और इनमें से कोई एक मीनिंग है जो सही है, बाकी सारी की सारी इसमें से कोई एक मीनिंग है जो गलत है, बाकी सारी मीनिंग सही है। जो मीनिंग गलत है उसको आपको सही टिक लगाना है, इसी का मतलब होता है मिस स्पेल्ड, यानी गलत वाली मीनिंग को आपको टिक लगा देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे जो सही मीनिंग है वो आपको नहीं लगानी। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट की, तो देखो इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करता हूं, हाँ तो इंपॉर्टेंट पर आते हैं, तो इसकी मीनिंग मुझे गलत लग रही है। इंपॉर्टेंस ये बिल्कुल सही लग रही है, इम्पॉसिबल ये भी मुझको सही लग रही है और इम्पैक्ट ये भी मुझको सही लग रही है। अब आप ये कहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों गलत है, देखो तो इंपॉर्टेंट की जो मीनिंग होती वो होती EMPORTANT, मतलब यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है, बस एक वर्ड का, एक शब्द का अंतर है और आपकी ये मीनिंग गलत हो जाती है और इसी वजह से इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। हमको किसी ऐसी मीनिंग को ढूंढना है जिसमें मिस मतलब कोई ना कोई शब्द गलत हो और वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए फिर आपको बताते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो फिल द आर्टिकल। अब इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है, बहुत आसान है। आई टेक नाइट टाइम, आई टेक द नाइट टाइम, आई टेक एट द नाइट टाइम, आई टेक टू नाइट टाइम, आई टेक इन नाइट टाइम। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, एट द, आई टेक एट द नाइट टाइम। क्लियर हो गया। चलिए फिलहाल अब हम बताने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर आगे के, जैसे कि 9 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 10 तक, यानी 2 क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन कहाँ से आए ये 2 क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन जो स्टूडेंट आपके आए हैं, सबसे पहले मैं बता दूं ये भी एक पैसेज दे रखा है आप लोगों को, बट ये एक ऐसा पैसेज है जो कि आपके प्रोज से लिया गया है। कहाँ से? प्रोज से, यानी जो आपकी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री होती है ना, तो वहीं से प्रोज से कोई एक पैसेज आपका उठा लिया गया है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और अगर आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़े होगे अपने पेपर में, मतलब कि जब पढ़ाई की होगी आपने, तो क्वेश्चन इस पैसेज को आपने कहीं ना कहीं चैप्टर में पढ़ा होगा और पढ़ते ही पढ़ते आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या पूछा गया है और इसके आंसर भी आपको तुरंत याद आ जाएंगे अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा। यदि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे इसके करने हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसको अच्छे से पढ़ना नहीं है, सबसे पहले अच्छे से इसके क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन दे रखा है, हर मदर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड। अब इसमें दे रखा है हर मदर, हर का मतलब होता है कोई ना कोई लड़की है और उसकी मदर जो इमिग्रेटेड टू हॉलैंड से हैं, तो वहाँ पर किस सन में इमिग्रेटेड हुई थी। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए इमिग्रेटेड हम शब्द को ढूंढ रहे हैं, जैसे कि माई मदर मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव ever seen did not marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot lived in Frankfurt, that's यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। ठीक है, I born 12th June
1929। अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर देखिए माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, तो यहाँ पर देखो आपको आंसर मिल चुका है। आपको जो ढूंढ रहे थे उसका आंसर आपको मिल चुका है। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप पैसेज पर गए, पैसेज में से आपने देखा कि यहाँ दे रखा है माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, बस यहीं से आपको आपका आंसर मिल गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पैसेज नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद आप पैसेज में आ जाना है। पैसेज में कुछ चीज़ें जो इस क्वेश्चन से मिलती जुलती आपको इस पैसेज में ढूंढनी है, जैसे कि इमिग्रेटेड यहाँ दे रखा है, इमिग्रेटेड यहाँ दे रखा है, हॉलैंड यहाँ है, हॉलैंड यहाँ है, माई फादर यहाँ है, यहाँ हर फादर है, यहाँ माई फादर है, यानी ये लड़की जो बता रही है अपने फादर के बारे में, तो लड़की को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पर हर फादर लिख दिया गया है और ये आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि एनीज फादर वाज 36 ईयर ओल्ड व्हेन, मतलब कि जब एनी के जो फादर थे, पिताजी थे, जब वो 36 ओल्ड यानी 36 ईयर ओल्ड हो चुके थे तब वो क्या करते थे। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर एनीज फादर वाज 36 ईयर ओल्ड, आपने ऊपर पढ़ा था कि देखिए माय फादर मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव सीन डिड नॉट मैरी माय मदर अंटिल ही वाज 36 एंड सी वाज 25। माय सिस्टर मार्गोट वाज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी 1926 इज वाज बोर्न। बाकी चीज़ें पढ़ लोगे आप। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें दे रखी होंगी। अब इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होगा यहाँ पर कि 11 नंबर का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ही गॉट मैरिड, क्योंकि यहाँ देखिए कि मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड सी वाज 25। तो यानी कि यहाँ पर जो फादर थे वो 36 के थे, उनकी जो माता जी थी यानी कि वो 25 की थी, तो तब उन्होंने क्या की थी, मैरी यानी उन्होंने तब विवाह किया था। तो इस वजह से इसका राइट आंसर ही गॉट मैरिड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो चुके हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, क्योंकि यहाँ पर 9 और 10 हो चुके हैं, सॉरी इसके रिलेटेड 2 ही क्वेश्चन आते हैं और वो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चनों की, तो चलिए उनको देखते हैं। और आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि पैसेज से कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको पैसेज से क्वेश्चन कैसे करने हैं। पूरी वीडियो को अंत तक देखना और आपको पेपर से पहले, एग्जाम से पहले मैं जितनी पेपर की वीडियो बनाता हूँ आपको डेली देखनी है और डेली उनको भाई पूरा देखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ठीक है, मतलब 3 प्रश्न आ गए आपके। अब ये जो 3 प्रश्न होने वाले हैं किससे रिलेटेड होने वाले, देखो समझो यहाँ पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो 3 क्वेश्चन होने वाले हैं ना, ये आपके होने वाले हैं शायद मेरे हिसाब से प्रोज से होने वाले हैं, ठीक है। प्रोज के क्वेश्चन है ये आपके, प्रोज, ठीक है, ये प्रोज के क्वेश्चन हैं और ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चन है, ठीक है। अब इनको आपको क्या करना है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको क्या करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोज के एमसीक्यू हैं वो तैयार कर लेने हैं। और ये जो 3 एमसीक्यू हैं वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इस पेपर का प्रोज का कि डेमोक्रेसी इलेक्शंस were held South African in Mandela become the first president of a new nation। तो कब बनी थी वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, अपने राष्ट्र की। तो 1994 मेरे हिसाब से इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि वो पहली बार 1994 में ही बनी थी। तो ये बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 12 कि हाउ आर लोमव एंड चुबुकोव, लोमो और चुबुकोव रिलेटेड, आपस में क्या थे, फ्रेंड थे कि बिजनेस एसोसिएटेड थे, कजिन्स थे कि नाइबर्स थे। तो नाइबर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो आपस में एक नाइबर्स थे, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यानी हमारा एमसीक्यू का 3rd क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन द गोवा बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड कंपेनियन एंड, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइड, इसका राइट आंसर गाइड हो जाएगा। और ये 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से एकदम नोट करके रख लेने हैं। और ये जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, जो पेपर आपको करा रहा हूँ, इन पेपर के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको किसी अलग से कॉपी में नोट करते हुए चलने हैं। समझ में आया? अगर आपको इन पेपर की PDF चाहिए है
तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने बहुत ही सारे पेपर को एक जगह कन्वर्ट करके एक बेहतरीन पीडीएफ बनाई है। अगर आपको वो लेनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर लेना है और आपको इंग्लिश के जितने भी पेपर हैं, इंपॉर्टेंट पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से लगाकर 15 तक, 14 से लगाकर 15 तक यानी 14 और 15 दो क्वेश्चन होंगे। कहाँ से होंगे चलिए बात करते हैं। इसके बाद देखिए जो आपके दो क्वेश्चन होने वाले हैं ना, ये आपका एक पैसेज दे रखा है जो कि भैया कहाँ से लिया गया है, तो भैया ये प्रोज से लिया गया है। अब एक प्रोज से देखिए, सबसे पहले प्रोज से क्या आया, प्रोज से एक पैसेज आया, सॉरी ये प्रोज से नहीं है, ये पोएट्री से है, ये पोएट्री से है। सबसे पहले प्रोज से एक पैसेज आया जिसमें क्वेश्चन पूछे गए दो। फिर देखिए प्रोज से 3 MCQ आए जो कि आपके चैप्टर से पूछे गए थे। अब देखिए पोएट्री से आ चुका है क्या, पोएट्री से स्टैंजा आ चुका है और इस स्टैंजा को पढ़ के हमको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन पहले स्टैंजा को पढ़ते हैं कि द वे आर क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री। अब देखिए ये जो स्टैंजा है आपने पढ़ लिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपको ये स्टैंजा पढ़ने के बाद में दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है ना, तो सबसे पहले काम करना है कि आपको जो स्टैंजा है उसको 1 से 2 बार पढ़ लेना है। जैसे कि द वे आर क्रो सक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब देखो यहाँ दे रखा है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो देखो यहाँ पर दे रखा है द वे आर क्रो सक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक अ ट्री। तो पार्टिकल्स ऑफ क्ले, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स, तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है बताइए, तो पार्टिकल्स ऑफ किसके हैं, स्नो के होंगे, क्योंकि भैया यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो है ना, तो पार्टिकल्स भी किसके होंगे, स्नो के होंगे। तो ऐसे चीज़ों को रिलेट करके आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। आया समझ में। चलिए अब आपकी बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, यानी इस पैसेज के लास्ट क्वेश्चन की, इस स्टैंजा के लास्ट क्वेश्चन की। 2 ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक बता दिया, एक बचा हुआ है। देखिए वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, तो अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ बनियान ट्री, अंडर अ पेपर ट्री, अंडर अ नीम ट्री। तो देखो इसका राइट ऑप्शन एकदम इजी है कि हेमलॉक ट्री की बात आपसे की गई थी। यहाँ पर देखो फॉर्म अ हेमलॉक ट्री और आपको यहाँ पर हेमलॉक ट्री दिख रहा है, तो बिल्कुल यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। फिलहाल इस तरीके से आपको देखिए पोएट्री के 2 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं जो चीज़ें समझा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। फिलहाल यहाँ तक हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। उम्मीद करते हैं अगर आपने वीडियो अभी तक देखी हुई है ना, तो आपको लास्ट तक जाते जाते इंग्लिश के पेपर में भाई क्या क्या आएगा, कैसे आएगा और हमको कैसे 90 तक पहुंचना है, 90 प्लस तक पहुंचना है, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि कैसे हमको तैयारी करनी है। अब मैं भी वो बताता चलता हूं कि आपको कहां से चीज़ें तैयार करनी है। जैसे कि आपको अगर बेस्ट तरीके से पैसेज यानी स्टैंजा के क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो सबसे पहले आपको वो स्टैंजा ढूंढने हैं। ठीक है, आपको वो स्टैंजा ढूंढने हैं जो 2024, 2023, 2022 में बराबर पूछे गए हैं। उन स्टैंजा को उठा लो और उनको बार बार उनके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको तैयार करो। देखना आपके बोर्ड एग्जाम में वही के वही स्टैंजा आएंगे जो आप तैयार करके जाओगे। ठीक है, फिलहाल अब हम बात करने वाले हैं आगे के क्वेश्चन की, तो उम्मीद करता हूँ उतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए नीचे ही दे रखा है 16 नंबर। अब देखिए 16 से लगाकर यानी 16, 17, 18, 19, 20 ये 5 क्वेश्चन, ये 5 जो क्वेश्चन होंगे ये किसके पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे सप्लीमेंट्री से। सप्लीमेंट्री से कोई स्टैंजा कोई पैसेज नहीं आता है, केवल और केवल चैप्टर से पूछे जाते हैं 5 इंपॉर्टेंट MCQ, और जिनको कैसे आपको तैयार करना है और कैसे कैसे क्वेश्चन मैंने दिए हैं चलिए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आप लोगों को बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये किसी ना किसी चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन है और इसमें से ये 2 ऑप्शन आपको हटा लेने हैं, ये 4 ऑप्शन आपके सही हैं। अब देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द टाइम टू कैच लखनऊ एक्सप्रेस। ठीक है, तो लखनऊ एक्सप्रेस का जो टाइम था वो क्या था,
तो इसमें से देखिए इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 10:30 PM, यानी मेरे हिसाब से PM है तो मतलब कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब अब देखिए ये मुझको पता है कि इसका ऑप्शन ये होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इसका ऑप्शन सही होगा? जब आपको पता चलेगा जब जो इंपॉर्टेंट MCQ हैं, जो IMP MCQ हैं, वो आप तैयार कर लोगे। और IMP MCQ कहाँ से तैयार करोगे? देखो जितने भी क्वेश्चन 2022 में बहुत बार आए हैं, जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं ढूंढना नहीं चाहता हूं और मुझे आप बताइए भैया, आप बताइए कि आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे तैयार करने हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत जल्द आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इन सभी पर क्लासें आने वाली हैं। फिलहाल इस वीडियो में जो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं ना और जो आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना, आपको इससे बेटर कहीं नहीं मिल सकता। यहाँ पर आपको मतलब क्वेश्चन बताने के बाद मैं ये बताता हूँ कि कहाँ से आप तैयार कर सकते हो। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, तो इसको आप जरूर तैयार करके जाना। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 17 नंबर दे रखा है कि हाउ मच द टाइम डिड दे टेक टू रिप्लाई, 10 years, 4 years, 8 years कि 9 years? हाउ मच टाइम डिड दे टेक टू रिप्लाई? अब ये कहाँ से उठा लिया गया क्वेश्चन है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका राइट ऑप्शन मुझे पता है, वो हो जाएगा 10 years। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे? जब आप मेरे कमेंट करोगे भैया आप बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं और किस चैप्टर से हैं, ठीक है। फिलहाल 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ट्रिकी वुड टेक केयर अ मेटल मील एट एनी आवर बिकॉज हिज ओनली फॉल्ट वाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन, हंगर, विलिंगनेस, ग्रीड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की अगर मैं बात करूं, 19 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि व्हेन डिड मिस्टर एंड मिसेस लोजिल रिटर्न फ्रॉम द पार्टी? 6 AM, 4 AM, 5 AM, 9 AM। तो रिटर्न फ्रॉम द पार्टी से कब रिटर्न वापस लौट के आए? तो 4 AM, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, रात के 4 बजे लौट के आए थे। अब लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंग्लिश में भैया 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें पोएट्री होती है, सप्लीमेंट्री होती है, प्रोज होती है, और तीनों के मिला करके टोटल 20 क्वेश्चन बनते हैं और ग्रामर भी पूछी जाती है। तो 20 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री से। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए MCQ का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद स्टार्ट होगा 50 नंबर का कार्यक्रम। और 50 नंबर में कैसे आपको लाने हैं, कम से कम 50 में 48 या 45 नंबर, उसकी चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ तक इतनी चीज़ें समझ चुके हैं, तो एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड? तो व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड, क्या पकड़े हुआ था अपने हाथ में? ए पिस्तौल यानी एक गन पकड़े हुए था, ए नाइफ एक चाकू को पकड़े हुए था, ए पीस ऑफ पेपर या फिर एक स्टिक पकड़े हुए था। तो वो अपने हाथों में भैया एक स्टिक पकड़े हुए था। चलिए उम्मीद करते हैं कि भैया जो प्रश्न बताए हैं, जो चीज़ें बताई हैं, आप उनको रिलेट कर पाए होंगे। और आपको तैयार कैसे करनी है एग्जाम के लिए, आपको क्या करना है जिससे आप बिना मेहनत किए हुए इन सभी क्वेश्चन को ढूंढ सकते हो, कमेंट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप पूरा देखोगे तो आपको हर डेली इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट पेपर तो आएंगे ही आएंगे, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इंपॉर्टेंट शॉर्ट, इंपॉर्टेंट MCQ, सब पर वीडियो आने वाली है, ठीक है। पेपर से पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरी वीडियो को देखें और शेयर करें भाई। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप नज़र डालेंगे तो आपको हम बताने वाले हैं आप सेक्शन नंबर B। तो सेक्शन नंबर जो आपका B होने वाला है, इसमें क्या होने वाला है, और सबसे पहले जो होने वाला है वो क्या होने वाला, तो आपको पता ही चली गया होगा कि भैया जो 50 नंबर का जो पेपर आता है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो रीडिंग से आता है। रीडिंग क्या है? तो रीडिंग क्या है? तो रीडिंग भैया मान लो एक प्रकार का पैसेज है, रीडिंग में एक प्रकार का पैसेज आता है, सबसे पहले पैसेज आता है रीडिंग, जिसको क्या करना होता है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक या फिर कहीं से लगाकर कहीं तक दे रखा होता है। जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हुआ, तो इस पूरे पैसेज को पढ़कर आपको क्या करना है, इसके क्वेश्चन के आंसर को MCQ में नहीं, लिख लिख कर उत्तर देना है, लिख लिख कर उत्तर देना है। तो चलिए इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यही तरीका होता है पैसेज को, रीडिंग पैसेज को तैयार करने का और बेस्ट तरीके से करने का। तो चलिए आपके सामने दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले
ए नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वो बाद में बताएंगे। क्वेश्चन पहले देखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या दे रखा है माय डियर स्टूडेंट? क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स। अब इस प्रश्न को पूरा पढ़ लेने के बाद में इसका जब आंसर आप निकालेंगे तो उसका आंसर भी आपको इस पैसेज से ही मिल जाएगा। और इस पैसेज को अब मैं पढ़ता हूं और इसमें कुछ वर्ड को मैं ढूंढता हूं, जैसे कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, डॉग की ड्यूटी क्या थी। व्हाट डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स, और डॉग और बर्ड मतलब डॉग एक कुत्ता और बर्ड यानी एक पक्षी आपस में मित्र कैसे बने थे। अब चलिए इस पैसेज पर नजर डालते हैं कि इसका आंसर पैसेज से कैसे हमें निकालना है। तो चलिए यहां पर अगर आप नजर डालेंगे तो लिखा हुआ है कि बट द डॉग डिड नॉट गेट एंग्री बिकॉज ही वॉज ग्लैड टू हैव समवन टू प्ले विद। वन डे द बर्ड फिल इनटू अ टब फुल वाटर और नॉट वेरी फार अवे द डॉग सॉ हिज ड्रैग द वे स्टोन नियर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर दे रखा है द बर्ड ले स्टिल फॉर वाइल एंड देन, बहुत जगह हमको बर्ड दे रखा है और बहुत सी ज्यादा जगह हमको डॉग भी दे रखा है। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर है भैया वो हमको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमको इसी चैप्टर मतलब इसी पैसेज से मिलेगा, जब आप पूरा पैसेज एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसका राइट आंसर मुझे मिल चुका है। अगर मैं आपसे ये कहूं तो देखिए ध्यान से एकदम, इसका राइट आंसर देखिए यहां से, एवरी डे ए बर्ड केम सा द डॉग एंड द टू बिकम फ्रेंड्स। अब इतना आंसर तो मुझे मिल चुका। ठीक है, अब बाकी बात डॉग कौन था, ये चीज क्या थी, तो वो आपको स्टार्टिंग में मिल गया। ए रिच मैन हैड कीप्ट अ डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट, ये चीज तो आपको स्टार्टिंग में मिल गई थी। अब चलिए इसका राइट आंसर आपको कैसे लिखना है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो मैंने इसका आंसर लिख रखा है वो मैंने अपनी भाषा में बनाया हुआ है, थोड़ा इजी करके लिखा है। लेकिन आपको क्या करना है कि यदि आप इजी करके नहीं लिख पाते हैं तो एज इट इज आपको पैसेज से एकदम उतार करके आंसर लिख देना है। लेकिन मैंने यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, तो आप लिखोगे रेगुलर मीटिंग द सेल्फलेस। वो अपनी ड्यूटी कैसे करता था, तो वो एकदम सेल्फलेस यानी एकदम सेल्फलेस होकर ड्यूटी करता था। एक्ट मेड देम बेस्ट फ्रेंड, और तभी वो दोस्त बने हुए थे आपस में। तो ये तो हो गया इसका आंसर। अब मैंने जो लिखा वो मैंने अपनी भाषा में लिखा। ठीक है, हो सकता हो आपको समझ में ना आया हो, लेकिन जब आपको आंसर लिखना है तो आपको एकदम उठा करके एकदम ऐसे नहीं लिखना है, आपको थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना है और आपको फिर क्वेश्चन पैसे से उठाकर लिखना है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट हैपन टू द बर्ड वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। अब इसका आंसर देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पर कि वंस टाइम लिख लो, वंस टाइम द बर्ड अनफॉर्चुनेटली फील इनटू अ टब विच वाज फुल ऑफ वाटर। डॉग सा दिस इंसिडेंट with hard struggle by dragging the heavy stunt near to be tub, it took the bird out and kept on the ground। मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भैया जो बर्ड थी वो बहुत ही मतलब फंस चुकी थी किसी पानी से भरे हुए टब में, और फिर उस प्रकार कुत्ते ने जाकर या फिर डॉग ने जाकर कैसे उसकी हेल्प की थी, उसे कैसे बचाया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज से भी मिल जाएगा, वहां से भी उठा करके आप इस आंसर को चिपका सकते हो, या तो मैं जो क्वेश्चन के आंसर को बता रहा हूं उसको नोट कर लो और उसको तैयार कर लेना। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सी की, कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पुल्ड अलोंग फोर्सफुली। अब देखो भैया, अब बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिलेंगे जो पैसे से पूछे जाएंगे, उनका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आएगा या फिर दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक मीनिंग दे देगा और आपसे बताएगा कि इस पैसेज में एक मीनिंग दे रखी है, उसका क्या करना है आपको, फाइंड वर्ड, मतलब एक इस तरीके की मीनिंग। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कम मीन्स आना होता है, तो कम मीन्स आना होता है, उसी तरीके से आपके पैसेज में एक मीनिंग प्रयोग हुई है जिसका मतलब है आना। तो वो मीनिंग कौन सी है आपको वो
बतानी है। जैसे यहाँ पर पुल्ड मीन्स होता है खींचना, तो पुल्ड का मतलब खींचना होता है, तो यहाँ पर पुल्ड का दूसरा मतलब क्या है, उसका पर्यायवाची कह सकते हो, उसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स क्या होगा, तो उसका सिनोनिम्स होगा ड्रैग। ड्रैग मीन्स भी खींचना होता है, और ड्रैग यूज हुआ है पैसेज में, और पुल है ये बाहर का शब्द है। तो पुल्ड और ड्रैग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो ड्रैग जो यूज हुआ वो पैसेज में यूज हुआ, इस वजह से इसका राइट आंसर पैसेज में ड्रैग हो जाएगा। इसका राइट आंसर मतलब ड्रैग हो जाएगा। फिलहाल अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की। डी नंबर भी क्वेश्चन में एक शब्द से उठाया गया। जैसे देखिए, फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट नियर। अब देखिए, नियर कोई बाहर से लिया गया शब्द है, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड आउट वर्ड इन पैसेज, एक पैसेज में ऐसा शब्द आपको ढूंढना है जो नियर का अपोजिट हो। नियर मीन्स क्या होता है, दूर, ठीक है। नियर मीन्स क्या होता है, दूर, तो इसका अपोजिट क्या होता है, नियर मीन्स, वैसे नियर मीन्स यहाँ पर गरीब को भी दर्शाया गया है। नियर मीन्स वैसे दूर होता है, और रिच मीन्स अमीर होता है। तो यहाँ पर भैया जो रिच है वो दर्शाया गया है। रिच कौन है, रिच उसका कुत्ते का जो मालिक है वो रिच है, ठीक है। नियर मीन्स मतलब कह सकते हो जो कम पैसे वाला होता है, रिच जो ज़्यादा पैसे वाला होता है। तो दैट्स इस तरीके से आपका ये आंसर क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं कि 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर ऐसे आएंगे जो पूछे जाएंगे कि आपको मीनिंग दे देगा और आपसे बताएगा कि इसका अर्थ बताओ जो आपके में दे रखा है। एक मीनिंग दे देगा तो पूछ देगा इसका विलोम बताओ यानी इसका अपोजिट बताओ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन के पैसेज को सॉल्व करना है। फिलहाल इस तरीके से आपका ये पैसेज वाला क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। अदरवाइज एक क्वेश्चन इसमें और डी नंबर पूछा गया है जो कि ये गलत है, आपको ये नहीं नोट करना, क्योंकि डी क्वेश्चन यानी समाप्त हो चुके हैं। टोटल हमारे डी तक 1 2 3 4 क्वेश्चन थे पैसेज से, सारे समाप्त हो चुके हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं बना। फिलहाल अगर हम अब बात करें जो हमारा अगला जो आ चुका है, कह सकते हो अगला पॉइंट है वो हमारा राइटिंग है। अब हमको राइटिंग में क्या क्या तैयार करना है, राइटिंग में भाई क्या क्या तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको एक लेटर तैयार करना है, या तो आपको एक एप्लीकेशन तैयार करना है। अगर मैं लेटर की बात करता हूं तो भाई लेटर में आपको ये वाला लेटर तैयार कर लेना है, एप्लीकेशन में आपको ये वाली एप्लीकेशन तैयार कर लेनी है, ठीक है। सिंपल से आपको एकदम देख लेना है और आपको ये दोनों के दोनों लेटर या एप्लीकेशन में से कोई तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का आता है, कोई एक आपको करना होता है, एक करना होता है, चाहे आप एप्लीकेशन कर सकते हो या फिर लेटर कर सकते हो। मैंने अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंट लेटर पर वीडियो बना चुका हूं, अगर आपको देखना है तो आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल अब मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया जो हमारा अगला राइटिंग का क्वेश्चन आने वाला है तीसरा, वो क्या होने वाला है। तो राइटिंग का तीसरा क्वेश्चन होने वाला है, मतलब राइटिंग का दूसरा क्वेश्चन और 50 नंबर के क्वेश्चनों में से तीसरा क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जो पहले के समय में ऐसे करके आया करता था। अब ये 3 चीज़ों में बढ़ चुका है, रिपोर्ट, ठीक है, आर्टिकल और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, तो यहाँ पर पहला रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट राइटिंग जो रिपब्लिक डे पर करनी है, ठीक है। आपको इसको 100 से 80 से 100 शब्दों में लिखना है। इसके बाद एक कंपोजिशन आया है जिसको अवर कॉलेज टीचर, जिसको 80 से 100 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो ये 2 हो गए आप लोगों के क्या, तो राइटिंग सेक्शन के हो गए, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ तैयार कर लेनी है। उम्मीद करते हैं जो चीज़ समझा रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी कि भैया ये रिपोर्ट, आर्टिकल और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ 3 चीज़ें आती हैं, और 3 चीज़ों में कोई 2 चीज़ें होती हैं और उनमें से कोई एक चीज़ करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर रिपोर्ट आ गया, कंपोजिशन जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बोलते हैं। तो इन दोनों में से जो आपको आती हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करेंगे, ठीक है। अगर आप करोगे तो भैया यहाँ से आपको 6 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर, 6 नंबर मिलेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है 6 नंबर का यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं आगे के क्वेश्चंस। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो आपका ग्रामर सेक्शन आ चुका है, ग्रामर सेक्शन। तो ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले क्या पूछा जाता था भाई, एमसीक्यू पूछे गए थे उस उधर साइड, जिसमें आपको प्रीपोजिशन, रीअरेंज और सेंटेंस जिसमें बदलना होता था, पास्ट में दे रखा था, फ्यूचर में बदलना होता था, ठीक है, और आपका आर्टिकल आ जाता था। लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर ग्रामर में आपका क्या पूछा गया है, एक तो इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आता है और एक पैसिव से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पंचुएट से भी आता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है आपकी एक ट्रांसलेशन जिसको हिंदी में दे रखी होती है और इंग्लिश में कन्वर्ट करनी होती है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच को। इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले देखिए डायरेक्ट क्या है, तो देखिए ही सेड,
एक क्वेश्चन है, ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड टू पास। अब इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड टू पास, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं पैसिव की बात करूं तो पैसिव में पूछा गया है कि डू यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, तो इसका पैसिव हो जाएगा, ये एक्टिव है, इसका पैसिव हो जाएगा कि वाज योर वर्क फिनिश्ड इन टाइम बाय यू। ठीक है, अब ऐसे ही करके पंचुएशन से क्वेश्चन आता है। अब देखिए पंचुएशन क्या होता है, तो चलिए पंचुएशन की अगर मैं बात करूं तो पंचुएशन सिंपल है, एक क्वेश्चन होगा जिसको आपको अरेंज करके सही करके लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मैंने ले रखा है, माई फादर सेड टू मी वाई आर यू गोइंग टू लखनऊ बाई कार। ये क्वेश्चन था डायरेक्ट का, लेकिन इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो ओपन होता है वो दे ही नहीं रखा था और लास्ट में फुल स्टॉप करके छोड़ दिया गया था, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब इसको सही करेंगे कैसे, जब माई फादर सेड टू मी करके यहाँ तक छोड़ देंगे और इसके बाद लगा देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट यानी बिगिन, और फिर पूरा लिख डालेंगे और लास्ट में लगा देंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद क्लोज। ठीक है, तब जा करके हमारा पूरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कैसे एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट से आता है, कैसे एक क्वेश्चन पैसिव से आता है और कैसा एक क्वेश्चन पंचुएशन से आता है। अब चलिए एक क्वेश्चन और आता है ट्रांसलेशन में, जो कि 4 नंबर का होता है, और ये सारे क्वेश्चन 4 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का। ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो 2 2 4 6 6 4 10 यानी 10 नंबर की ग्रामर आपके एग्जाम में पूछी जाती है, 10 नंबर की, बड़ी ही आसानी से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत आसान ट्रांसलेशन है, बहुत बार ये 2024 में भी आया, काफ़ी सेट में 2023 में भी पूछा है और 22 में भी आया है। इसको आप जरूर तैयार करके जाना कि भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष की भांति जानते हैं, वे एक कुशल प्रशासक थे, उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी, वे दृढ़ता से निर्णय लेते थे, सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। इसको अच्छे से तैयार कर लेना, 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। फिलहाल लिटरेचर आ चुका है। अब यहाँ से स्पेशली मैं बताऊँ तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बराबर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिटरेचर आ चुकी है, तो लिटरेचर से देखिए सबसे पहले प्रोज आई है, सबसे पहले क्या आई है, प्रोज आई है, सबसे पहले प्रोज आई है। और प्रोज में से 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, 4, 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, इन 2 में से कोई एक, इन 2 में से कोई एक, इसके बाद ये 2, इन 2 में से कोई एक। ठीक है, तो 4 आते हैं 2-2 के जोड़े, जिसमें से एक एक करना होता है। तो सबसे पहला जोड़ा देखो ये, जिसमें व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेला, मंडेला की मीनिंग गलत लिखी हुई है, मंडेलाज ओपिनियन, ये कर लो, या तो ये कर लो वाई वाज मिसेस किसिंग अ टीचर एंड नोट विद द ऑथर। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए अगर मैं एक और जोड़े की बात करता हूं तो उस दूसरे जोड़े का पहला क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। अब ये नहीं आता तो एक और क्वेश्चन देखो फिर, अब ये क्वेश्चन देखो फिर, वाई आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कॉर्ग, ये कर लो। यहाँ तक 2 क्वेश्चन आपको करने हैं प्रोज में और आपको मिल जाएंगे 4 नंबर। 2 के जोड़े होते हैं जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने रहते हैं, 4 नंबर आपको मिल जाते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 6 नंबर मिलते हैं, 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आंसर एनी वन फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। अब प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन किसका, प्रोज का। तो व्हाट आइडियाज डज मंडेला हैव अबाउट कॉर्ग लव एंड हेट, इसको तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम, ये भी पूछा गया था 2024 के 2 सेटों में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को तैयार करना है आपको फिलहाल। इसके बाद प्रोज में देखिए, हाँ इंपॉर्टेंट चीज, सॉरी पोएट्री में देखिए, पोएट्री में क्या होता है कि आपको पोयम तैयार करनी है, और वो पोयम जो आपने अभी स्टैंजा में देखी थी, जिसके एमसीक्यू कह लो या फिर जिसके एमसीक्यू ही कह लो, जिसके एमसीक्यू का आप आंसर दे रहे थे, वो स्टैंजा यानी वो पोयम आपको यहाँ नहीं लिखनी है। मेन बात ये है, तो देर भी रखा है कि राइट 4 लाइन एनी पोयम परचेस्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, यानी वो स्टैंजा आपको नहीं लिखना जो आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या आता है, सेंट्रल आइडिया आता है पोएट्री से 3 नंबर का, ये 4 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार कर लेने हैं। इन 4 के अलावा दूसरा कोई पूछ ही नहीं जा सकता, इस बात की गारंटी है मेरी। ठीक है,
अब और फिर क्या आता है, फिर सप्लीमेंट्री आ जाती है, क्योंकि ये यहाँ तक अगर आप देखोगे तो प्रोज हो चुकी थी खत्म, यहाँ तक देखोगे तो पोएट्री आ गई, अब यहाँ तक अगर आप देखोगे तो सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री में देखिए सबसे पहले 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन करना रहता है, और ये आपका है क्या, तो भाई ये सप्लीमेंट्री है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन, 4 नंबर का ये क्वेश्चन। तो आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला प्रश्न है कि व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, हरी सिंह हैड अ न्यू फ्रेंड्स, व्हाट वाज द रीजन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन ये दे रखे हैं, और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन इस पूरे पेपर का, और इस पूरे पेपर मतलब लास्ट क्वेश्चन के बाद पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा, और आप आसानी से 70 नंबर के पेपर में 65+ नंबर ले आओगे। बस क्वेश्चन पढ़िए, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, 60 वर्ड में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो एक कैरेक्टर स्केच लिखना है सप्लीमेंट्री में भोली का, और यहाँ पर मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच लिखना है, और सप्लीमेंट्री में वैसे भी जो कैरेक्टर स्केच होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा जो पेपर है समाप्त हो चुका है, और जिस भी स्टूडेंट ने बोर्ड एग्जाम से पहले